क्या आप जानते हैं हमारे देश में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसमें एक 16 साल के नाबालिग बच्चे ने ऐसा भयानक और क्रूर अपराध किया जिससे पूरा कोलकाता दहल गया था। जहां पर यह क्राइम हुआ वहां के डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले माँ बाप अपने बच्चों से और बच्चे अपने माँ बाप से डरने लगे थे। इसकी वजह भी आपको कहानी में पता चलेगी। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट सजल बरुई केस। यह कहानी शुरू होती है कोलकाता के एक दमदम नाम के शहर से। इसी शहर में एक अपार्टमेंट था, शुभम अपार्टमेंट। इसके चौथे फ्लोर पर 4 लोगों का एक परिवार रहता था, जिसके मुखिया थे सुबल बरुई। इनकी दूसरी पत्नी थी नियुति बरुई। इनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा कजल बरुई और छोटा बेटा सजल बरुई। जो छोटा बेटा सजल बरुई था वो पहली पत्नी मीनाती बरुई से पैदा हुआ था। बड़ा बेटा दूसरी पत्नी से और छोटा बेटा बड़ी पत्नी से पैदा हुआ। आप सोच लीजिए कि सुबल बरुई अपने समय में कितने बड़े खिलाड़ी रहे होंगे। जब पहली पत्नी से सजल पैदा हुआ तभी सुबल बरुई ने इन्हें छोड़ दिया और दूसरी पत्नी नियुति बरुई के साथ रहने लगा, जिससे इनका पहले एक बच्चा पैदा हो चुका था जिसका नाम था कजल बरुई। धीरे धीरे कुछ साल बीते, छोटा बेटा अपनी माँ के पास ही था। जब यह 8 साल का हो गया तो इसके पिता घर पर वापस आए, यानी सुबल बरुई अपनी पहली पत्नी के घर पर आए और माँ को अपने बेटे से अलग कर अपने साथ शुभम अपार्टमेंट ले आए और रहने लगे। सजल की उम्र केवल 8 साल की थी। इसे इतना तो पता था कि जिस घर में यह रह रहा है वहाँ पर इसकी माँ नहीं है बल्कि कोई और है। अब यह सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ रहने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सजल भी होशियार होने लगा था। इसे भी सारी बातें समझ आने लगी थी कि पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। मुझे 8 साल की ही उम्र में मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया। माँ को जो अधिकार, जो खुशियाँ मिलनी चाहिए थी वो इस बाप ने छीन ली। कहीं न कहीं इसे लगता था कि सौतेली माँ और सौतेले भाई इसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, सौतेला सलूक करते हैं, इनडायरेक्टली टॉर्चर करते हैं मानसिक रूप से। सुजल बरुई जो इनके पिता थे वो भी छोटे बेटे को नज़रअंदाज करते थे, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। बड़े बेटे को पुरानी चीज़ें जिसे वह इस्तेमाल करना छोड़ देता था उसे उठाकर छोटे बेटे सजल को दे देते थे, जैसे कि कपड़े, खिलौने, किताबें। यह इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था, यानी यह खुलकर बात नहीं कर पाता था, बातों को मन में दबाए रखता था। इसके साथ जो भी बुरा व्यवहार हो रहा था इसका यह विरोध नहीं कर पाता था। यही सब चीज़ें इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ये अब तक 16 साल का हो चुका था, हाई स्कूल में आ चुका था। इसे पेंटिंग करने का भी शौक था और ये अच्छी पेंटिंग्स भी बनाता था। इसकी क्लास में इसके 5 जिगरी दोस्त थे। उन्हें भी सजल की हालत पता थी, घर की परिस्थितियों को वो भी जानते थे। अब जब यह 16 साल का हो गया, बड़ा हो गया, तो इसके दिमाग में बातें घूमने लगी कि मुझे बदला लेना चाहिए घर वालों से। उन्होंने जो मेरी माँ का अधिकार छीना है, बचपन नर्क बनाया है, एक दिन सुकून से रहने नहीं दिया। सजल के अनुसार इसकी सौतेली माँ और भाई इसे जलती हुई सिगरेट और कपड़े वाले प्रेस से इसे जलाते थे। इसने अपने 5 दोस्तों से इस बारे में बात की, वो भी साथ देने के लिए तैयार थे। उनका मानना था कि अगर सजल के सौतेले भाई और माँ बाप अगर रास्ते से हट गए तो इसकी सारी प्रॉपर्टी सजल के नाम हो जाएगी, फिर यह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रह पाएगा। इसी बदले की आग ने सजल के दिमाग में बहुत ही भयानक आइडिया ला दी। इन सबकी उम्र 17 साल भी नहीं हुई। सजल प्लान बनाना शुरू कर देता है। इसने अपना मन बना लिया था कि ये अपने घर में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ ही दिनों में प्लान तैयार भी हो गया। सजल को लेकर टोटल 6 लोग थे। मौत का दिन चुन लिया गया था 22 नवंबर 1993। इस दिन सजल की एग्जैक्ट उम्र थी 16 साल 11 महीने और 7 दिन। दोपहर के समय ये सभी बाजार जाते हैं, वहाँ से रबर ग्लव्स, तेजदार चाकू और रस्सियाँ वगैरह खरीदते हैं। इसके अलावा भी इन्होंने छोटे मोटे सामान खरीदे। खरीदारी पूरी हो गई और ये रात होने का वेट करते हैं। शाम के 7:30 बजे सजल अपने दोस्तों के साथ घर पर आता है। इस समय उसकी सौतेली माँ नियुति अपने रूम में टीवी देख रही थी। वैसे सजल भी इसी समय टीवी देखा करता था। सबसे पहले सजल अपने घर पर आया, पीछे पीछे इसके दोस्त भी आ गए। सबके हाथ में एक एक तेजधार हथियार था। ये लोग सबसे पहले माँ को एक कुर्सी में बैठाते हैं और उनके हाथ और पैर को कुर्सी से बांध देते हैं। उनके मुंह को भी बंद कर दिया जाता है ताकि वह चिल्ला न पाएं। थोड़ी देर बाद सौतेला भाई कजल बरुई भी घर पर आया। इसे भी दूसरे रूम में ले जाकर कुर्सी में बांध दिया जाता है। अब पिता का घर पर आने का इंतजार होता है। रात करीब 12 बजे सुबल बरुई घर पर आते हैं।
सजल अपने दोस्तों के साथ इन पर भी काबू पाता है और तीसरे रूम में ले जाकर इन्हें भी बांध देता है। हालांकि तीनों अभी भी जिंदा थे, अब बारी थी इनकी हत्या करने की। इससे पहले ये सभी दोस्त घर की महंगी चीजें जैसे सोना, जेवरात, घड़ियां आदि एक बैग में भरते हैं और एक दोस्त इन्हें लेकर घर से निकल जाता है। अब सजल अपनी सौतेली माँ के कमरे में जाता है और उनका गला घोटना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। अब बारी थी दूसरे सौतेले भाई की। अब सजल दूसरे कमरे में आया और भाई का गला घोटने लगा, लेकिन वो मर नहीं रहा था। अब ये अपना चाकू वगैरह निकालता है और सौतेले भाई के शरीर में गोदना शुरू कर देता है, ताबड़तोड़ हमला कर देता है, जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई। अब बारी थी पिता की। इनका भी सजल ने गला घोटा, फिर चाकू मारकर उनकी भी हत्या कर दी। रात का 1:30 बज रहा था। सारे दोस्त शाम के 7:30 बजे घर पर आए हुए थे। ये कत्ल के लगे खून को साफ सुथरा करते हैं। किचन में सरसों का तेल पड़ा हुआ था, उससे हथियारों को साफ किया जाता है। काफी रात हो चुकी थी। ये लोग दोपहर से कुछ खाए पिए भी नहीं थे। इन्हें काफी भूख भी लगी हुई थी। ये घर में मौजूद फ्रिज को खोलते हैं। वहां पर इन्होंने देखा कि बंगाली मिठाई पड़ी हुई है। ये लोग उस मिठाई को निकालते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाते पीते हैं। वहीं उसी टेबल पर चाकू वगैरह भी रखा हुआ था, जो सब्जियां काटने के लिए यूज होता है। ये लोग वहीं पर अपने हथियार को सजा कर रख देते हैं, साथ में कुछ पैसे भी रखते हैं। इन्होंने जितनी भी चीजें घर से खाई थी वो पैसे इनकी कीमत थी। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? सजल ने एक हॉलीवुड की मूवी में ऐसा देखा था कि कातिल कत्ल करने के बाद जो भी खाता पीता था उसके पैसे टेबल पर रख कर जाता था। इस तरह के सीन ने सजल को बहुत प्रभावित किया। सजल और उसके दोस्तों ने अपनी स्टाइल दिखाने के लिए ऐसा किया। अब प्लान का आखिरी चरण आ गया। एक दोस्त तो कीमती सामान लेकर पहले ही चला गया था। सजल को लेकर अब 5 दोस्त बचे हुए थे। सारा काम खत्म हो चुका था। अब अपने अपने घर जाने की बारी आ चुकी थी। घर जाने से पहले सजल के चारों दोस्त उसे कुर्सी पर बांध देते हैं, जैसे उसके परिवार को बांधा गया था। फिर थोड़ा बहुत उसकी पिटाई करते हैं। यह भी प्लान का एक हिस्सा था। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। पूरी रात सजल वहीं पर बंधा रहा। जिस घर पर उसने अपने परिवार का कत्ल कर दिया था, उनकी लाशें वहीं पर पड़ी हुई थी। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। सजल चुपचाप उस कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। धीरे धीरे सुबह हो गई। सजल के सारे दोस्त आम दिन की तरह अपने स्कूल चले गए। अब दोपहर का 12 बज गया। सजल 11 घंटों से उस कुर्सी पर बंधा हुआ था। अब ये चिल्लाना शुरू कर देता है। अब पड़ोसियों को बुलाता है। कुछ लोग अंदर आते हैं। अंदर आते ही वहाँ का मंजर देखकर लोगों की हालत खराब हो जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पर आती है और हर कमरे में लाश पड़ी हुई थी। सजल एक कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था। पुलिस उसकी रस्सी खोलती है। अब इससे पूछा जाता है क्या हुआ था। इसने बताया कि कल शाम को 7:30 बजे मैं अपने माँ के साथ टीवी देख रहा था। 7 डाकू घर के अंदर घुसे। उनमें से 2 पंजाबी भाषा में बात कर रहे थे। सबके पास बंदूकें थी। उन्होंने घर से कीमती सामानों को लूटा और मेरे परिवार के सभी लोगों को मार डाला। मुझे भी बहुत पीटा और मुझे भी बांध दिया। पुलिस को इस लड़के पर थोड़ा डाउट हो रहा था। वजह यह थी कि जिस तरीके से उन गुंडों ने घर के सदस्यों को मारा था वो बहुत भयानक था। लेकिन सजल के साथ उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? इसके ऊपर कोई गंभीर चोट भी नहीं आई थी। लेकिन पुलिस इससे कुछ नहीं कहती है। घर में 3 कत्ल हुए थे, ऊपर से यह नाबालिग बच्चा। इसे ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते थे। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इसमें भी हर बार सजल सामने आ रहा था। हर कड़ी सजल की ओर इशारा कर रही थी। सारा शक इस पर ही था। पुलिस 17 साल के नाबालिग सजल को उठा लेती है और पूछताछ शुरू करती है, लेकिन ये बातों को घुमा रहा था। संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस इससे सख्ती से जवाब मांगने लगी और ये टूट गया और इसने पूरी कहानी खोल कर रख दी। इसने पुलिस से कहा, हाँ मैंने ही उन तीनों को मारा है। इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। ऐसी बातें सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। इसके दोस्तों को भी उठाकर पूछताछ करते हैं। उन्हें भी कोई पछतावा नहीं था। इनका मानना था कि दोस्त के घर वालों ने इसका सब कुछ छीन लिया था, हमको उसको ठीक करने में मदद की। अब इनके ऊपर मुकदमा शुरू होता है। सारे सबूत सामने रखे जाते हैं। इन्होंने गुनाह भी कबूल कर लिया था। उन दिनों 1993 में जुवेनाइल एक्ट में 16 साल की उम्र मानी जाती थी। मतलब जो भी शख्स 16 साल का होगा उसे नाबालिग की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसी हिसाब से इनको सजा भी दी जाएगी। लेकिन इसकी उम्र 16 साल से अधिक है तो इसके साथ भी एडल्ट की तरह ट्रीटमेंट होगा। जब 1993 में सजल ने कत्ल किया उस समय इसकी उम्र 16 साल 11 महीने और 7 दिन थी।
इसलिए इसके ऊपर मुकदमा एडल्ट की तरह शुरू हुआ। 1995 में सेशन कोर्ट ने इसे मौत की सजा दे दी। 2000 में इस जुवेनाइल एक्ट को 18 साल कर दिया गया। इधर सजल बरुई द्वारा की गई यह घटना ने पूरे कोलकाता को झकझोर कर रख दिया। जिस तरह गुस्से में आकर एक बच्चे ने अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया, ये कोई आम बात नहीं थी। इस घटना के बाद माँ बाप अपने बच्चों से और बच्चे अपने माँ बाप से डरने लगे थे। क्योंकि डर था कि कहीं उनके माँ बाप उनको घर से बाहर न भेज दें, रिश्तेदारों के यहाँ न भेज दें पढ़ने के लिए। वहीं माँ बाप को डर था कि हमने बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर दिया या किसी काम को करने से रोका कि उनके साथ भी गलत न हो जाए। मौत की सजा के बाद इसे अलीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। फिर ये मामला गया कलकत्ता हाई कोर्ट में। 1997 में इस कोर्ट ने भी उम्र कैद की सजा सुना दी। सजल को अपनी सजा काटने के लिए दमदम जेल भेज दिया गया, लेकिन जुलाई 2000 में तकनीकी दिक्कत की वजह से इसे मिदनापुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। अब ये यहीं पर रहने लगा। साल 2001 में इसने मिदनापुर जेल अथॉरिटी को बोला इसके किडनी में बहुत दर्द हो रहा है। पुलिस वाले इसे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज लेकर जाते हैं। 2 पुलिस कांस्टेबल को इसकी निगरानी के लिए लगाया गया था। 15 सितंबर 2001 में यह हॉस्पिटल में ही था। इसने अपने दोस्तों से शराब का इंतजाम करवाया। वहीं पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद थे, उन्हें भी एक एक पैक बना कर दिया। पुलिस वालों ने उस शराब को पी लिया और बेहोश हो गए, क्योंकि सजल ने उस शराब में नींद की गोलियां मिला दी थी। जब ये बेहोश हो गए तो सजल चुपचाप से उस हॉस्पिटल से भाग गया। बाद में जब इन पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई तो पता चला सजल इनके साथ कभी कभी दारू पार्टी करता था। 3-4 बार उसने ऐसा उस हॉस्पिटल में किया था और ऐसा करके उसने उन पुलिस वालों का भरोसा भी जीत लिया था। जिसके बाद 15 सितंबर 2001 को उसने आखिरी बार दारू पार्टी की और मौका पाकर उसी हॉस्पिटल से फरार हो गया। कोलकाता से भागकर यह सीधे मुंबई आ जाता है। यहाँ पर यह एक लड़की से शादी कर लेता है और घर बसा लेता है। मुंबई में इसने 1 से 1.5 साल बिताया। ये अपनी पत्नी के साथ कोलकाता वापस आ गया। इसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। सजल ने अपनी पत्नी को आसनसोल में किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया। सजल को मेहनत करके पैसे नहीं कमाने थे, इसे चाहिए था कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं। इसलिए इसने क्राइम की दुनिया में अपना कदम रख दिया। जब यह यहाँ पर आया तो इसने अपना नाम कमल बताया। नाम बदलने की वजह यह भी थी कि वहाँ के लोग सजल बरुई नाम से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि इस नाम के लड़के ने क्या किया था। कुछ दिनों तक यह एक लोकल क्रिमिनल के साथ काम करता रहा। फिर इसके बाद ये दूसरे गैंग में ज्वाइन हो गया, जहाँ पर इसने अपना नाम शेख राजू रखा। फरवरी 2003 में लोकल पुलिस शेख राजू को चोरी चकारी के सिलसिले में अरेस्ट कर लेती है। इसके ऊपर चोरी का मुकदमा चलता है। वो मिदनापुर सेंट्रल जेल में कैद कर देते हैं। धीरे धीरे 3 महीने बीतते हैं। मई महीने में यहाँ नए जेलर की एंट्री होती है। ये जेलर पहले अलीपुर सेंट्रल जेल में काम कर चुके थे। जब ये इस जेल में आए तो यहाँ जितने कैदी थे उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी में इनकी मुलाकात शेख राजू से होती है। जेलर साहब इसे देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, इससे नाम पूछते हैं। ये कहता है शेख राजू। इन्हें उस पर कुछ डाउट होता है। अब ये अपने ऑफिस में जाते हैं और शेख राजू की फाइल्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर ये अपने दोस्तों से बात करते हैं। इनकी कस्टडी से सजल बरुई भागा था, उसकी तस्वीर मांगते हैं और भी कुछ डिटेल्स लेते हैं। फिर जेलर साहब शेख राजू के पास आते हैं और उसे एक तस्वीर दिखाते हैं। उसमें एक 17 साल का बच्चा था और शेख राजू से मिलता जुलता था। बाद में इसने कबूल कर लिया कि यही सजल बरुई है। इसे हाई कोर्ट के अनुसार उम्र कैद की सजा काटनी थी, यानी 14 साल जेल में रहने के बाद ही जमानत मिल सकती थी। यह 2010 तक जेल में रहा। 1993 से 2001 तक 8 साल और 2003 से 2010 तक 7 साल, करीब 15 साल ये जेल में रह चुका था। जेल में रहने के दौरान ये बहुत अच्छी पेंटिंग्स भी बनाता था। जेल में अथॉरिटी भी इसकी हॉबी को प्रमोट करती थी। इसके कई सारे आर्ट गैलरी में लगाए गए थे। हाई कोर्ट ने इसके बिहेवियर को देखकर 29 जून 2010 को जमानत दे दी और आज भी यह जेल से बाहर ही है। तो दोस्तों, कहानी को यहीं खत्म करते हैं। कमेंट करके बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।